गुड मॉर्निंग। आप लोग हिस्ट्री में 3 लेसन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चौथा लेसन पढ़ेंगे, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। ठीक है, इस लेसन को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें वनों का विनाश क्यों, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग को जैसे बताया जा चुका है, रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखने से पहले आपको क्या करना है, तो रीडिंग 3 से 4 पेज कम से कम कीजिए और उसके बाद पुनः फिर से रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखने के बाद फिर से पढ़ना। इससे क्या होगा, ज़्यादा समझ में आएगा, बहुत सारा रीडिंग क्वेश्चन आएगा। वनों का विनाश क्यों पढ़ते हैं हम लोग। वनों के लुप्त होने का सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वन जो लुप्त हो रहा है बहुत जगह पे, उसको हम सामान्यतः क्या कहते हैं, वन विनाश। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक अव्यवस्थित और व्यापक रूप से ग्रहण कर लिया। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करते हैं। देखते हैं भारत में कैसे वन विनाश हुआ। जमीन की बेहतरी। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं का विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। औपनिवेशिक काल में जैसे जैसे समय बीता, हमारा वनों में भी बहुत सारा क्या आया, बदलाव आया और फैलाव भी आया। इसकी कई वजहें थी। पहले अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया कि मतलब ये सब चीज़ का खेती ज़्यादा होगा। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। लिहाजा इन फसलों को मांग में इजाफा हुआ। और दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियावन पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 66 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। मतलब यह अंग्रेज शासक ये जान रहा था कि इनको उत्पादन ज़्यादा जरूरत था, तो वनों को सफाया करके यहाँ पे खेती बाड़ी किया जा सकता था। ऐसा इन लोगों का था। इससे क्या बढ़ोतरी व खेती लायक बन जाएगा। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ज़मीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करना पड़ता है। और उसके बाद 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत के जंगल लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे, और जहाज़ों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाए रखी जा सकती थी। 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा, मतलब हिंदुस्तान से दूसरी जगह में भेजा जाने लगा। 1875 के दशक में रेल लाइन के प्रसार ने लकड़ी के लिए नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइन अनिवार्य थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। स्लीपर मतलब कि जो रेल पटरी जिस पर बिछा रहता है, अभी सीमेंट का हो गया, कंक्रीट जिसको कहते हैं, पहले लकड़ी का होता था। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता होती है। अगर 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर अगर हम मान लो पटरी बिछाते हैं, हमको 1760 से 2000 स्लीपर की आवश्यकता होगा। भारत में रेल लाइन की जाल 1860 के दशक में से तेजी से फैला। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जा चुकी थी। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जा चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 3500 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइन की इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगा। रेल लाइन का इर्द गिर्द, रेल लाइन के अगल बगल में सारा का सारा जंगल साफ होने लगा।
यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्से को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बाराबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफ़ी की खेती बना दिया गया। मतलब जहाँ पे जंगल थे वहाँ चाय कॉफ़ी का बागान बना दिया गया, लगाया गया। व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल की पटरियाँ बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत थी। तो मतलब पिछले हम लोग पढ़े क्या कि खंड में कि अंग्रेज को जहाज बनाने के लिए और रेल की पटरी बनाने के लिए क्या था, तो पटरियाँ बिछाने के लिए जंगल का जरूरत था। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने डाइटिच ब्रैंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञों को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। ब्रैंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। उसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर कर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। मतलब कोई अगर पेड़ काटता है उसको सजा मिलेगा। इस तरह ब्रैंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी यानी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। यह जो वैज्ञानिक तकनीक अपनाया गया यह तकनीकी अच्छा नहीं था। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता था। इन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा और ये लोग तय किए कि प्रत्येक साल कितना वन काटा जाए। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने के थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। 1865 में वन अधिनियम को लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए, पहले 1878 में और फिर 1927 में। 1870 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। जो सबसे अच्छे जंगल उसको क्या कहा गया? आरक्षित वन। और गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। मतलब आरक्षित वन से कुछ नहीं। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ? एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वही वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। ऐसे लकड़ियों जो सख्त, लंबी और सीधी हो, इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया। दूसरी किस्म काट डाली गई। दूसरा किस्म का जो भी पेड़ पौधा था सबको काट दिया गया। वन इलाकों में लोग कंद, मूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों को विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते थे। फल और कंद उत्पाद अत्यंत पोषक खाद्य है। विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर न आई हो, दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता था। लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने के लिए किया जाता था। बांस से बेहतरीन बारें बनाई जा सकती थी और इसका उपयोग छतरी और टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता था। सूखे हुए कुम्हरे के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता था। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों का जोड़ कर खाओ, फेंको,
इस प्रकार से टोकरी बनाने के लिए भी किया जाता था। सूखे हुए कुम्हरे के खोल का प्रयोग पानी के बोतल के रूप में किया जाता था। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोनों बनाए जा सकते थे। सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती थी। सेमुर यानी सूती रेशम की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती थी। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता था। इस तरह से जंगल से इनको सब कुछ मिल सकता था, लेकिन उस पर रोक लगा हुआ था। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अब उनको क्या करना होगा? जंगल से जाकर लकड़ी को चुराना है। और पकड़े जाने की स्थिति में वन रक्षकों की दया पर होते जो उनसे घूस ऐंठते थे। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात थी। इन लोगों के लिए सब क्या था? सामान्य बात। वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई? यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतु खेती थी। मतलब वनों का नियम को खेती को ज़्यादा प्रभावित करने लग गया था। घुमंतु खेती या झूम खेती दिखाई पड़ता है। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग, मध्य अमेरिका में मिलप्पा, अफ्रीका में चितमेन यानी ताबी व श्रीलंका में चेना। हिंदुस्तानी में घुमंतु खेती के लिए भदया, पेंदा, बेबर, नेबर, झूम, कोड़ू, खंदांग और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं। जगह जगह पर अलग अलग नाम हैं। घुमंतु कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों में को बारी बारी से काटा और जलाया जाता था। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते थे और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती थी। इन खेतों पर एक साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए पत्ती छोड़ दी जाती थी। मतलब फिर से इसको छोड़ दिया जाता, जिसमें वहाँ फिर से जंगल पनप जाएं और इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती थी। जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राज़ील में कसावा और लैटिन अमेरिका में अन्य भागों में मक्का और फलियां उगाई जाती थी। यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगल के लिए नुकसानदेह था। यूरोपीय वन रक्षकों के अनुसार यह क्या था? एक नुकसानदेह। उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही है, वो ऐसे ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता है। घुमंतु खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, इसलिए सरकार ने घुमंतु खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणामस्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों में से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपने पेशा बदलना पड़ा तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोह के जरिए प्रतिरोध किया। कुछ लोग क्या किया? इसका विद्रोह। शिकार की आज़ादी किसे थी? जंगल संबंधी नए कानून का वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। अब यहाँ पे कोई जाके क्या नहीं कर सकता है? शिकार नहीं कर सकता। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जहाँ एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों को आखेट एक खेल बन गया। आखेट क्या हो गया? बड़े जानवरों के लिए खेल। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। उन अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त हो गई। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर जंगली बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मार कर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़ियों और दूसरे बड़े जानवरों को
के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। मतलब इन लोग जो है बड़े बड़े जानवरों को मारकर ये बताते थे कि इनसे हमारे इस हिंदुस्तान को खतरा है, इसलिए इसको मार गिराया गया और उस पर उनको इनाम मिलता था। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफ़ी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज़ उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि इनको मारा जाना चाहिए। मतलब तब कुछ आवाज़ उठा कि जानवरों को मारा जाना नहीं चाहिए। नए व्यापार, नए रोजगार एवं नई सेवाएं। जंगल पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के लिए नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कुछ ऐसे नज़ारा दिखता है। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले ब्राज़ीली अमेज़न के मुनुद्रुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबर की आपूर्ति के लिए जंगली रबर के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर से और नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। मतलब ये जो लेटेक्स था, इन सब चीज़ से वे लोग व्यापार करने लगे और इनका ज़्यादा इस व्यापार पर ही आधारित हो गया। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल में से ही आदिवासी समुदाय द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गुंद और साल के व्यापार के सबूत मिले हैं। मतलब ये सब चीज़ मिले हैं कि उस समय से ही व्यापार हो रहा है इन सब चीज़ का। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। ये इजारेदारी मतलब उसको सौंप दिया कि मतलब आप ये काम को इजारेदारी सौंप दी, मतलब उनको ठेका दे दिया। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिश लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोडावा, कराचा और एरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। मतलब अब ये लोग जो शिकार पर अपना दिनचर्या रखते थे, जीवनचर्या चलाते थे, वो अब फैक्ट्री में काम करके, खादान में काम करके, बागान में काम करके अपना दिनचर्या चला रहे हैं। काम के नए अवसरों को मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संताल, उरांव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरत दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियाँ उतनी खराब। उन्हें उनके गांव से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। मतलब उनको वहाँ से जाना आसान नहीं था। इस तरह से आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में जो है उसको क्या कहता है पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में। और इस तरह से आपका ये इतिहास का जो बीच बीच में बहुत सारा जो लिखा हुआ है तुम्हारा लाल बॉक्स में, पीला बॉक्स में, इन सबको पढ़ना है आपको घर में। उसमें बहुत सारे चीज़ों का जो है मतलब समझाया गया, तो उसको आप खुद भी समझ सकते हैं, मतलब पढ़ने के इस तरह से। ओके, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इस तरह से आपको प्रत्येक दिन घर में माँ पिताजी को प्रणाम करना है और साथ ही साथ आपको जो है घर में गर्म पानी भी पीना है, बाहर घूमने ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। और कोशिश करना है कि घर में ज़्यादा देर पढ़ें, कोशिश करें कि आप जितनी भी हो सके क्षमता पढ़ें, ठीक है। पढ़ने से एग्ज़ाम आपकी जनवरी में तक में आपको होगा, तो आप सोच लीजिए परीक्षाएं जब होगी अपने टाइम पे तो आपकी पढ़ाई पूरी हो चाहे ना हो, मान लीजिए, तो आपको क्या करना होगा, घर में आपको पढ़ना होगा, इसी तरह से पढ़ाई कंप्लीट करना है ना। तो इस तरह से वीडियो देखकर आपको समझना है। जो नहीं आएगा गूगल क्लासरूम में आपको पूछना है। ओके, बाय।